चलिए तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। एक बार फिर मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 डिसिप्लिनरी एंड पिनल पनिशमेंट के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ इसमें बताए गए हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, हो सकता है पार्ट 2 2 3 4 वीडियोस लाने पड़े इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें नियम 148 से 210 तक जो है पूरा अध्याय इसमें सिमटा हुआ है। उससे पहले कोटेशन आपको दिख रहा होगा मोटिवेट करने के लिए, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट। ये मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, इसलिए इस कोट को मैंने लिया है। थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप में चला गया आज मैं कुछ कार्यों के कारण, तो मैंने इस कोटेशन को आज लिया है, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करने से कभी मत रुकिए, अपने आप को कभी मत रोकिए। चाहे कोई बाधा आ जाए, आपको अपने बेस्ट के लिए रुकना नहीं है। जस्ट बिकॉज, इस कारण से कि समवन डजंट गिव यू क्रेडिट, क्योंकि आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे कोई ना कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको डिमोटिवेशन आएगा। तो इसलिए उस डिमोटिवेशन से बाहर निकलिए, उसके पीछे मत पड़िए। तालियां बजते रहेंगी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप तालियों की शोर में खो गए तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा और तालियों की गड़गड़ाहट कम हो जाएगी। इसलिए क्रेडिट पर, डजंट गिव यू एनी क्रेडिट, अगर आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देता है तो भी आप अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। वो परफॉर्मेंस जितना शानदार होगा, उसी परफॉर्मेंस से ही आपकी जय जयकार होगी और वो तालियां, एप्लॉजेस आपको मिलेंगी। चलते हैं आगे, हम चलेंगे अगले स्लाइड पर। तो ये है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 क्या है? रूल 148 से लेके रूल 210 तक जाता है और इसमें बताया क्या गया है, डिसिप्लिनरी एंड पिनल पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। मतलब आप पे अनुशासन और दंड क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला जो नियम है वो है नियम 148। नियम 148 बताता है आपको दंडों का विवरण। वीवीआई लिख लीजिए, 70, 72 जो भी हो, कोई एग्जाम हो, आपको ये सवाल दिख सकते हैं कि इन विच रूल डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट। ध्यान दीजिएगा, सवाल बड़े आसानी से और एकदम शालीनता से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े चीज के अंतर हैं और वो सवाल आपको गलत करवा देंगे। नियम 148 सीधा कहता है दंडों के विवरण के बारे में, मतलब कि अब किस किस प्रकार के दंड जो हैं दिए गए हैं उसके बारे में इसमें वर्णन है। तो 48 का क्लॉज 1 कहता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन एंड एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज्ड ऑन एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। किसी भी अभ्यावेशित बल सदस्य पर, ध्यान रखिएगा, शब्दों को ध्यान से देखिएगा, मेंबर ऑफ द फोर्स नहीं है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है। तो किसी भी अभ्यावेशित बल सदस्य पर निलंबित दंडों में से कोई दंड अच्छे और पर्याप्त कारण से और इसमें इसके पश्चात उपबंधित रूप में अधिरोपित किया जा सकता है। मतलब इनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स पर इनमें से कोई भी पनिशमेंट जो है आपके ऊपर इनफोर्स, हमारे ऊपर इनफोर्स हो सकता है। इसमें क्लॉज 2 में बताता है, यही फंसाता है लोग, 148 का क्लॉज 1 ही बोल देते हैं मेजर पनिशमेंट, नहीं, 148 का क्लॉज 2 बताता है मेजर पनिशमेंट, बड़े दंडों के बारे में। बड़े दंड में क्या है, बड़ा बड़ा हेवी पनिशमेंट होगा, इसलिए उसका नाम बड़ा दंड रखा गया है। तो जी हाँ, हेवी दंड में पहला दंड है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से पदच्युति, आपको हटा दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिमूवल, क्योंकि इन बोथ कंडीशन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स विल डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसे उसके ड्यूटी से हटा दिया जाता है दोनों ही कंडीशन में। तो छोटा सा माइनर डिफरेंस है, हम पढ़ते हैं तभी पता चलता है। तो देखिए यहाँ माइनर डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ है कि 142 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में जाएंगे या 1 में जाएंगे जो हो,
डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से पदच्युति। उसके बाद क्या लिखता है ब्रैकेट में, विच शैल ऑर्डिनरली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। अगर आपको डिसमिसल कर दिया गया है तो आप फिर किसी भी सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट आपको निर्हर कर दिया जाएगा, मतलब आप उसके लिए निर्हर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिएगा कितना फर्दर डिफरेंस है। एंड सेकेंड वन कहता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सेवा से हटाया जाना, विच शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, अगर आपको डिसमिस कर दिया गया है तो आपको कहीं पर फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बट आपको रिमूवल किया गया है तो ये क्या है, ये फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, विच शैल ऑर्डिनरली बी डिस्क्वालिफिकेशन, सॉरी शैल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। आप दूसरे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस होने पर डिसमिसल में आपको सरकारी नौकरी दोबारा नहीं दी जाएगी। एंड थर्ड वन इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मतलब आपकी सेवा बची हुई है लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा कि आपको कंपल्सरी रिटायर किया जाता है। एंड लास्ट वन इज रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड, अगर आपका ग्रेड 4200 है, ठीक है, और आप प्रमोट होकर गए 2800 पे कर दे, ये भी मेजर पनिशमेंट है। आपका रिडक्शन इन रैंक कर दे, इंस्पेक्टर बन जाऊं मैं, फिर उसको मुझे घटा के क्या कर दे, सब इंस्पेक्टर बना दे, तो ये क्या होगा, रिडक्शन इन रैंक होगा। तो आशा करता हूं 148 का क्लॉज 2 समझ गए होंगे। आगे चलेंगे क्लॉज 3 जिसमें कि माइनर पनिशमेंट, छोटे दंड के बारे में बताया गया है। छोटे दंड में क्या कहा गया है, कुछ छोटा पनिशमेंट होगा, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ पे। देखिए छोटा दंड है लेकिन कह रहा है वेतनमान के निम्नतम प्रक्रम पर अवनति। अगर आप भर्ती हुए हैं 38,400 पर तो आपको 46,200 पे आप बेसिक है, आपको 38,400 फिर कर दे, ये हो गया छोटे दंड में। फिर आया विदहोल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट विद और विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अगली वेतन वृद्धि रोकना, चाहे इसके पश्चावर्ती वेतन वृद्धि स्थगित होती हो या न होती हो। मतलब कि आपका इंक्रीमेंट विद होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आपका अगला इंक्रीमेंट मानिए जुलाई में हर साल मिलता है, इस साल का मिल गया, अगले साल का आपका रोक देगा, आपके सभी बैचमेट्स को मिल जाएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा, वो हो गया विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। विद और विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें जो ये वर्ड है इसमें क्या है, या तो वो पूरे सर्विस पीरियड में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा होता है, और या नहीं तो सिर्फ उस साल नहीं मिलेगा, अगले साल फिर आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं आपको किसमें, अगली वेतन वृद्धि रोकने में। तीसरा पॉइंट है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। आपका प्रमोशन होना था लेकिन आपको कुछ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हुई और आपका प्रमोशन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। एंड डी कहता है रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और डिप्रावेशन ऑफ एनी स्पेशल एमोल्यूमेंट्स, मतलब किसी विशिष्ट पद से हटाया जाना या किसी विशेष उपलब्धि से वंचित कर देना। विशिष्ट पद से मतलब क्या है, जैसे कि आप हेडक्वार्टर में हैं तो किसी को सीएचएम बना दिया है, तो वो क्या है, सीएचएम एक विशिष्ट पद है तो वो भी हेड कांस्टेबल, लेकिन उन हेड कांस्टेबलों में भी सबसे ऊपर उसको स्थान दिया जाता है यूनिटों में, तो उस पद से हटा दिया जाना यह भी छोटे दंड में आता है। और विशेष उपलब्धि से भी वंचित कर देना, जैसे आपको कुछ विशेष उपलब्धियां मिल रही होंगी, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई अच्छा काम किए थे, आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल रहा था, या नहीं तो होता है फैमिली प्लानिंग कराने के बाद एक विशेष उपलब्धि दी जाती है, उस सबों को उससे वंचित कर देना, ये चीजें, ये पनिशमेंट है। एंड लास्ट परिनिंदा, सेंसर, डांट डपट आपको कर देना, निंदा कर देना आपकी, तो ये हो गया सेंसर। तो हम लोगों ने देखा 148 का क्लॉज 3। आगे चलेंगे 148 के क्लॉज 4 पर, जिसमें कि पेटी पनिशमेंट, छोटे मोटे दंड के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7 डेज पे, मतलब ऐसे किसी रकम का जुर्माना जो 7 दिनों के वेतन से अधिक ना हो। दूसरा, confinement to quarter guard for a period not exceeding 14 days with or without punishment drill, extra guard duty, fatigue duty or any other punitive duty। तो इसमें क्या है, क्वार्टर गार्ड में आपको परिरोध किया जा सकता है,
जिसमें कि एक्स्ट्रा चीज भी लग सकता है आपको। 14 दिन तक मैक्सिमम जो है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग देन 14 डेज, 14 दिन से ज्यादा नहीं बंद किया जाएगा। एंड विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, आपको विदाउट पनिशमेंट ड्रिल के साथ भी किया जा सकता है या पनिशमेंट ड्रिल के साथ भी किया जा सकता है। एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी लगाया जा सकता है आपको फटीग ड्यूटी के साथ, और एनी अदर कोई भी जो है इससे अधिक अन्य ड्यूटी सहित भी उसमें लगाया जा सकता है। ये चीज बताया गया। यहाँ पे थोड़ा सा लोग डाउट होता है कि सर सब इंस्पेक्टर को फटीग ड्यूटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप इन सारी चीजों को आज इस दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस लेक्चर से मैं बता रहा हूं कि बाद में आपके अंदर कतई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस नियम में यह लिखा हुआ है कि जो भी चीज पीनल पनिशमेंट जो भी वर्णित है वो किसके ऊपर लागू होता है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। और इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो है आपका एंसिलरी से लेके आईपीएफ तक, या उसको कांस्टेबल से आईपीएफ मानिए जो भी है, तो वहां तक के व्यक्ति को इसमें से किसी भी प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, चाहे वो फटीग ड्यूटी ही क्यों ना हो। अब क्या होता है कि कंडीशंस इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग होते हैं। कुछ अवधारणाएं बन जाती हैं। अवधारणाएं कैसे बनती हैं कि पीछे जो हुआ उस वही आगे होगा। नियम क्या कह रहा है क्या नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो अवधारणाएं बन जाती हैं लोगों की, आप भी समझ रहे होंगे, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ कि पीछे हुआ है तो आगे भी यही होगा। नहीं, आप इस अवधारणा से बाहर निकलें, क्योंकि इस मिथ को टूटने में 1 सेकंड लगेगा। मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर को ही फटीग ड्यूटी दे दिया जाए आईजी के द्वारा, तो क्या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये शासित होता है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर शासित होता है। तो इसलिए इस फितूर को आप निकाल लीजिए कि हवलदार को फटीग ड्यूटी नहीं देते हैं, एएसआई को नहीं देते हैं, सब इंस्पेक्टर को नहीं देते हैं, फला नहीं। ये इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर लागू होता है, और उसको यथाचित जो व्यक्ति आदेश करेगा, सीनियर ऑफिसर आदेश करेगा, और उसको अगर दिया जाता है तो मिलेगा और उसे करना पड़ेगा, क्योंकि बल अनुशासन की रीढ़ है। सॉरी, अनुशासन जो है वो बल की रीढ़ होती है, इसलिए वो करेगा। तो आप डाउट मत रखिएगा। एंड लास्ट है रिप्रिमाइंड। रिप्रिमाइंड मतलब हो गया आपको गिर दंड, मतलब जैसे सेंसर होता है उसी प्रकार से इसको भी मान सकते हैं। आपको घेर करके किसी जगह पर रखा जा सकता है, और आपको बहुत लोग मतलब कि क्या कर सकते हैं, एक तरह से निंदा करना भी होता है बहुत लोगों के सामने। इस तरीके का चीज जो है दैट इज पेटी पनिशमेंट। एंड जो क्लॉज अब है लास्ट वो है स्पष्टीकरण है। इसमें कहता है द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू अ पनिशमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, नेमली, मतलब निम्नलिखित को इस नियम में दंड नहीं माना गया है। किस किस चीज को? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट को हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ स्पष्टीकरण में देख लेंगे। इसमें विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर फेलियर टू पास अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन in accordance with the rule or order governing classes or grade or rank or post or as per the term of his appointment। मतलब अभ्यावेशित बल सदस्य की वेतन वृद्धि का इस कारण रोका जाना कि वह उन नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफल रहा जो उसके वर्ग या श्रेणी या रैंक या पद या नियुक्ति की अवधि को शासित करते हैं। अब सीधा सा बात है, रूल 70 में आप एग्जाम देंगे तो मान लीजिए कि आप पास नहीं किए एग्जाम, तो आपको एएसआई नहीं बनाया जाएगा, हेड कांस्टेबल ही रहेंगे। तो ये किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं लगा। क्यों लगेगा भाई? आपने पास ही नहीं किया, एएसआई का रैंक ही नहीं किया हासिल, तो वो ग्रेड आपको मिलेगा नहीं। तो ये पनिशमेंट नहीं माना जाएगा, ये पनिशमेंट नहीं है। आपके बैच वाले आगे चले जाएंगे, आप जो है वहीं रह जाएंगे, तो ये पनिशमेंट नहीं काउंट किया जाएगा। एंड सेकंड वन कहता है अभ्यावेशित बल सदस्य का दक्षता रोध पार करने के लिए अयोग्य होने के आधार पर उसके विद्यमान वेतन में दक्षता रोध पर रोका जाना। मतलब stoppage of an enrolled member of the force at a efficiency bar in the existing scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar। अब क्या है, एक नियमावली बनाई गई है कि इतना चीज ये दक्षताएं आप पास करेंगे तभी आपको आगे इंक्रीमेंट मिलेगा, या आपके ऊपर जो है एग्जिस्टिंग स्केल आपका जो है जैसे 2000 से 2400, 2400 से 2800, 2800 से फिर 4200 इस पर जाएंगे। अगर उस स्केल को आप पार नहीं करते हैं और आपको वहीं रोक दिया जाता है, आप पिछले स्केल पर ही रह जाते हैं, बाकी लोग आगे बढ़ जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपको पनिशमेंट मिला है, वो पनिशमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये सिंपल चीजें इसमें बताई गई है कि नन प्रमोशन
of an enrolled member of the force, whether in a substantive of or officiating capacity due to his failure to pass the pre-promotion course to a rank or grade to which he is eligible or has been impaneled। मतलब किसी अधिष्ठायी या स्थापन हैसियत में अभ्यावेशित बल सदस्य को उसके प्रोन्नति पाठ्यक्रम में असफल रहने के कारण उस रैंक में या श्रेणी में जिस पर वह प्रोन्नति का पात्र है या जिसमें वह पैनल पर रखा गया है प्रोन्नत ना करना। आप हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में गए या एएसआई ट्रेनिंग में गए, आप पास नहीं हुए तो आपका क्या होगा, रैंक को विदहोल्ड कर लिया जाएगा जब तक आप पास नहीं होंगे। तो ये एक पनिशमेंट नहीं माना गया है। फिर किसी उच्चतर रैंक में स्थापन्य रूप से कार्य करने वाले किसी अभ्यावेशित बल सदस्य का किसी निम्नतर रैंक में इस आधार पर प्रत्यारोपण कि वह अपने आचरण रैंक के अयोग्य समझा गया है। मतलब आपको अयोग्यता के आधार पर क्या है कि हायर रैंक से अनसुटेबल फॉर सच हायर रैंक, आप उस हायर रैंक के लिए सुटेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर आपको जो है नहीं किया जाता है, उस पर नहीं दिया जाता उस रैंक पर, हायर रैंक पर, तो ये भी पनिशमेंट नहीं कहा जाएगा। आगे कुछ चीजें हैं ई एफ जी एच और आई, आप देख सकते हैं इसमें एक सस्पेंशन ऑफ इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स अंडर रूल 134। हम लोग हमेशा यह सुनते आए हैं और यथाचित आप भी भर्ती होंगे सुनते आएंगे, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। where it is defined in 148 clause 5 sub clause h, suspension of enrolled member of the force under rule 134। धारा 134 के तहत आपको जो सस्पेंड किया जाता है वो क्या है, वो पनिशमेंट नहीं है। क्यों नहीं है कि जब आप सस्पेंड रहते हैं, सस्पेंशन के बाद जब रिवोक होता है, रिवोक होने के बाद सारी चीजें आपको पूर्णतः उसी प्रकार से दे दी जाती हैं, तो फिर सस्पेंशन कैसे पनिशमेंट हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। तो ये चीजें उसमें बताई गई है, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अगर आपको मानसिक या शारीरिक अनुपयुक्तता के आधार पर जो 84 और 85 नियम हम लोग पढ़े थे उस पर आपको सेवानिवृत्त कर दी जाती है, तो ये भी किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं माना गया है। एंड लास्ट देखिएगा आप, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ऐसे किसी अभ्यावेशित बल सदस्य को, ठीक है, जिसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर की गई है, प्रोबेशन पे की गई है, परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या नियम 57 उपनियम 3 के उपबंध के अनुसार, और साथ ही साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्जित करने में असफल रहने पर नियम 65 के उपनियम 4 के अधीन सेवाओं की समाप्ति। तो ये सारी चीजें भी, आप मान लीजिए प्रोबेशन पर है, प्रोबेशन आपका बढ़ा दिया गया है, तो प्रोबेशन बढ़ाना कोई पनिशमेंट नहीं है। प्रोबेशन आपको भी पता होगा कि आप प्रोबेशन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए जो है नियुक्ति प्राधिकारी उतना आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा सकता है, तो वो कोई पनिशमेंट में काउंट नहीं होता है। एंड रूल 65 के 4 जो है सब रूल में फॉर फेलियर टू क्वालिफाई एन इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स, अगर आप इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स को क्वालिफाई करने से फेल हो जाते हैं तो ये भी कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। आपको उसमें फेल होने के बाद क्या होता है, आपको नहीं भेजा जाता है, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किया जाता है, आपका सर्विस को समाप्त किया जाता है, तो पनिशमेंट नहीं माना जाता है कि आपको पनिशमेंट दे करके बाहर कर दिया गया है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख करके आप कमेंट करिए। वेरी गुड, फटाफट। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रसाद, आप इन चीज़ों को, जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं उसको आप क्लास के दौरान चीज़ों को इंटरप्रेटेट ना करें, उन चीज़ों को जब हम वहाँ आएंगे उसको डिस्कशन करेंगे। 160 का क्लॉज 5 किन कंडीशनों में कहता है, क्या कहता है, उसे हम वहाँ जाएंगे, जब उस क्लास में पहुँचेंगे उसको डिस्कशन करेंगे हम लोग, समझे कि नहीं। हम ये चीज़ देख रहे हैं इन चीज़ों को, इस नियमों में कि क्या वर्णित है, क्या शब्द कह रहे हैं, उस शब्द को आपको समझना है। सब लॉज बना है तो उससे बायलॉज निकल जाते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉज में कोई ना कोई लैकुना रह जाता है, हर चीज़ें वो कवर नहीं हो पाती हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया है। हम चलेंगे 149 पे, जिसमें अदर माइनर पनिशमेंट, अन्य छोटे दंड के बारे में बताया गया है। कहता है इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बीइंग रेलवे सर्वेंट शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग
other minor punishments, withholding of the privilege of pass और privilege ticket order और both for a specific period। मतलब अभ्यावेशित बल सदस्य को जो रेल सेवक है निम्नलिखित अन्य छोटे दंड भी दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपका पास पीटीओ जो है स्पेसिफिक पीरियड के लिए रोक दिया जाता है, रिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल अंडर द पेंशन रूल फॉर a स्पेसिफिक पीरियड, और आपका जो है विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पेंशन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन में कमी या उसे रोकना, मतलब आपका पेंशन रोक देना, ये अन्य छोटे दंड में रखा गया है 149 को। एंड आएंगे उसके बाद हम लोग 150 पर। 150 बताता है आपको इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पर विभागीय दंड का प्रभाव क्या है। एनी पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन रूल 148 एंड 149, दोनों में क्या है पनिशमेंट के बारे में बताया गया 148 और 149 में। 148 दंडों का वेतन और 149 में क्या है अन्य छोटे दंड के बारे में बताया गया है। विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल नॉट अफेक्ट his liability to prosecution and punishment under this act or under any other law for time being in force। कहता है अभ्यावेशित बल सदस्य पर नियम 148 149 में विनिर्दिष्ट दंड के अधिरोपण का प्रभाव तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसके अभियोजन और दंड के लिए दायी होने पर नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी प्रकार से जो है आपको उसका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट जो इस एक्ट के अंदर है वो अंडर एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स आपको इम्पोज जो होता है, विच लिखा है एनी पनिशमेंट स्पेसिफाइड, जो इसमें स्पेसिफाइड किया गया है वो हैज बीन इम्पोज्ड ऑन ए एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स आपके ऊपर लागू होता है, शैल नॉट अफेक्ट हिज लाइबिलिटी टू प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट, उसके अभियोजन और पनिशमेंट के को क्या करता है तत्समय प्रवृत्त जो है उसके अधिरोपण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। मतलब आपका जो इसके आपके ऊपर जो इन्वॉल्व होता है उसमें आपके अभियोजन और दंड जो है किसी प्रकार से उस पर कोई भी बाहरी सोर्स जो है वो प्रभावित नहीं करता है। डिपार्टमेंटल पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पर विभागीय दंड का प्रभाव। अगर आपके ऊपर जो है कोई अभियोजन चल रहा है तो उस पर विभागीय दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते हैं 151 पर। 151 है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आर्यन यादव आप रुके रहें, 160 के 5 पर हम चलेंगे। हमने एक्सप्लेन किया है आपको रूल, और उस रूल में जो चीज़ लिखा है उसे एक्सप्लेन किया है। अभी रूल के बाईलॉज पर हम आगे नहीं चले हैं, हमने सिर्फ दंडों के विवरण के बारे में पढ़ा है, और दंडों के विवरण में यह बताता है कि इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स पर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, इस प्रकार का दंड शासित हो सकता है। आगे हम जब 160 पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे एसओज को फटीग ड्यूटी क्यों नहीं दिया जाता है, उसमें कारणों का भी विवरण दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी के बारे में। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग एनी पार्टिकुलर पनिशमेंट और the passing of any disciplinary order shall be the authority specified in this behalf in Schedule 3, in whose administrative control the member is serving and shall include any authority superior to such authority। कोई विशेष दंड अधिरोपित करने या कोई अनुशासित कार्य आदेश पारित करने के प्रयोजन के लिए किसी अभ्यावेशित बल सदस्य की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी अनुसूची 3 में इस निमित्त विशिष्ट व प्राधिकारी होगा जिसे प्रशासनिक नियंत्रण में सदस्य सेवा कर रहा है, और इसके अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी भी है। मतलब सीधा सा बात है कि जिसको पनिशमेंट देने के लिए जो एलिजिबल रैंक है वही देगा, या उससे सीनियर रैंक वाले अधिकारी को दे ही सकते हैं। आगे कहता है कि द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन the case of an enrolled member of the force officiating in a higher rank shall be determined with reference to the officiating post held by him at the time of taking action।
किसी उच्चतर रैंक में स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी अभ्यावेशित बल सदस्य के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी का अवधारण उस स्थानापन्न पद के प्रति निर्देश से किया जाएगा जो वह अवधारण करने के समय धारण किए हुए। मतलब कि आपका प्रमोशन हो गया है और उसके बाद कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का कार्यक्रम होता है, तो ऐसा नहीं है, आप जब जिस रैंक पर प्रमोट हो गए हैं उसी रैंक के अनुसार ऑफिशिएटिंग पोस्ट हेल्ड बाय हिम जो उनके द्वारा लिया जाता है, एक्शन का एट द टाइम ऑफ एक्शन, जिस समय एक्शन होना है तो उसी अनुसार डिटरमाइंड होगा कि कौन आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। एंड आगे चलेंगे हम लोग 152 पर। 152 का क्लॉज 152 कहता है अथॉरिटी टू इंस्टेंट प्रोसीडिंग, कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग, मतलब कि आपकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेगी, उसकी कार्यवाही कैसे चलेगी उसके बारे में बताया गया है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी otherwise empowered by general or special order may institute disciplinary proceeding against any enrolled member। कहता है नियुक्ति प्राधिकारी या कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जो साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है किसी अभ्यावेशित बल सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित मतलब इंस्टीट्यूट कर सकेगा। एंड सेकेंड वन कहता है किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे किसी अभ्यावेशित बल सदस्य के विरुद्ध जिस पर वह नियम 148 और 149 में निर्दिष्ट कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए निर्देश दे सकेगा। मतलब डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ऑन whom द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है इम्पोज करने के लिए वो इम्पोज करेगा। अंडर दिस रूल, इस रूल में any of the punishment is specified in rule 148 या 149 में। मतलब 148 149 के तहत जो दंड है उसके लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, जो भी होगा अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए जो इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिनको, उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा क्या होगा, प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएगी। ये हम लोग को देखा 52 का क्लॉज 1 एंड 52 का क्लॉज 2 के बारे में देखते हैं। इसमें कहता है ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द माइनर पनिशमेंट में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द मेजर पनिशमेंट नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द लेटर पनिशमेंट। मतलब कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो इन नियमों के अधीन कोई छोटा दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, कोई बड़ा दंड अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही इस बात के होते हुए भी संस्थित कर सकेगा कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी पश्चात कथित कोई दंड अधिरोपित करने के लिए इन नियमों के अधीन सक्षम नहीं है। मतलब कि जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है इस रूल के अंतर्गत आपको माइनर पनिशमेंट के लिए, वो मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिंग एनी अदर मेजर पनिशमेंट, जो आपके ऊपर माइनर पनिशमेंट लगा सकता है वो मेजर पनिशमेंट के लिए भी क्या होता है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है, ये बताया गया है। और ये ऐसा कोई चीज़ नहीं किया गया है कि आपको वो सक्षम, ऐसा नहीं कहा जाए कि वो सक्षम नहीं है। ये चीज़ें इसमें बताई गई है कि जो आपको माइनर पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है वो आपके ऊपर कर सकता है। मे वर्ड है, देखिएगा, मे इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर द इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द मेजर पनिशमेंट, मतलब कोई भी मेजर पनिशमेंट के लिए भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है जो आपके ऊपर छोटे दंड शासित करता है। एंड चल ये आज के जो है आज के सेशन को हम लोग यही 152 पर रोकेंगे। 153 जो कि मेजर पनिशमेंट के प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है उसे हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। वैसे 153 को मैंने कवर कर रखा है पहले भी, आरपीएफ रूल में आप देखेंगे, जो प्लेलिस्ट में पड़ा है वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस इसमें कर लेंगे, लेकिन अब मेनली फोकस मेरा आगे के क्लासेस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो इस कारण से समय मेरा भी थोड़ा कम पड़ रहा है और आपके पास भी समय कम है। ज़्यादा ज़रूरी आपके समय का है, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है। मैं बाद में भी इन चीज़ों को कवर कर लूँगा डिटेल में आप लोगों के लिए, तो बाद में आप देख लेंगे जनरल सी चीज़ें। लेकिन अब थोड़ा मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर ले जाऊंगा, तो इस लेकर के कोई लोग डाउट मत रखिएगा कि सर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगे या चीज़ है।
आप अपने अंदर डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ज्ञान परिपूर्णता जो है वो आपको समय के अनुसार ही आएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, परिपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और हो सकता है आप परिपूर्ण आप भी ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग एग्ज़ाम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो आगे से जो वीडियोज़ आएंगे कल से वो टू द पॉइंट आएंगे, इसलिए आप चिंता कतई मत करिएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सारी चीज़ें आपका समय पर कवर कर दूँ। एक दो कमेंट ले लेता हूँ कि सर इंस्पेक्टर गण बल सदस्यों का ऑर्डरली रूल किस नियम के तहत लेते हैं। आगे देखेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में मुझे भी अभी डाउट है कि किस नियम में यह वर्णित है। आगे चलेंगे। सर एक डाउट, क्या 72 से एसआई होने पर क्या सेंट्रलाइज सिलेक्शन होगा, मतलब कि पोस्टिंग किसी भी जोन में होगी, आरपीएसएफ में भी भेजने की संभावना है, प्लीज क्लियर करें। सेंट्रलाइज सिलेक्शन तो नहीं ही होता है, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज सिलेक्शन होता तो ऑल इंडिया के जोनों में जो है अलग अलग वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की जाती। सब जोनों की अलग अलग डिक्लेरेशन होती है और अलग अलग ही होता है। ठीक है, चलिए 146 क्लॉज 3 का क्लॉज 2। अच्छा चलिए, वेरी गुड। आपका एक सवाल था, उस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं उस स्लाइड पर चलता हूँ 146 के क्लॉज वाले पर, आपके लेकर के चलते हैं हम 146 के क्लॉज वाले पर। चलते हैं, एक डाउट हम क्लियर करेंगे उनका, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आएंगे। चलिए देखते हैं आपका 146 का क्लॉज 2। शायद आपके लिए यही डाउट का सवाल आ रहा है। 146 का क्लॉज 3 डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर के बारे में बताया गया है और आदेशों की अवज्ञा। ठीक है, आदेशों की अवज्ञा के बारे में बताया गया है। इसमें क्लॉज 2 कहता है कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट दीज रूल्स और डायरेक्टिव कंटेनिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट लाइव्स। ये नियम आपके व्यक्तिगत जीवन पर लागू नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ द फोर्स, किसी भी मेंबर ऑफ द फोर्स, और रिक्वायरिंग हिम टू नोटिफाई द प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर कंसर्न दैट ही or a relation included in his family has business interest in his jurisdiction within the meaning of these rules and directive। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके निजी जीवन पर जो है इन चीजों का प्रभाव इन नियमों को नहीं लगेगा। ये आपके ऊपर शासित होता है, आपके पत्नी के ऊपर ये नियम शासित नहीं होगा। यही चीज ये बोल रहा है। ठीक है, सिंपल देखेंगे फिर बता रहे हैं। कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, दीज रूल और डायरेक्टिव कंटेनिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट लाइफ ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स, आपके जो है प्राइवेट लाइफ ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स पर जो है रेस्ट्रिक्शन डालता है, रेस्ट्रिक्शन डालता है। और या requiring him to notify the principal chief security commissioner concerned that he or a relation included in his family has business interest in his jurisdiction within the meaning of these rules and directives। इसमें ये कहता है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो कोई उनके मतलब जहां पर आप पोस्टिंग है उस जगह पर किसी प्रकार का कोई बिजनेस इंटरेस्ट है उनका, तो सिर्फ आप नोटिफाई करेंगे कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, वो आपके नातेदार का है, कुटुंब से संबंधित है, वो जो है कारोबार करते हैं, हम उसमें नहीं सम्मिलित हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है वहां पर। अधिनियम इन नियमों या निर्देशों के ऐसे किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा जिसमें बल सदस्य के निजी जीवन के संबंध में निर्बंधन दिए गए हैं, जिसमें इससे संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त को यह अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है कि वह या उसके कुटुंब में सम्मिलित कोई नातेदार इन नियमों और निर्देशों के अर्थ में उसकी अधिकारिता में कार्यवाही हित रखता है। सिंपल अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, जिसमें कि बाइलॉज हो सकते हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली में पोस्टेड हैं, लेकिन नॉर्थ दिल्ली में ही आपके रिश्तेदार और आपकी जो भी है कुटुंब है या आपके रिलेटिव हैं, उनका बिजनेस सीट है, वहां पर बिजनेस है, तो आप क्या है कि
किसी भी प्रकार से आप वहाँ आते जाते हैं तो डिपार्टमेंट को यह कन्फ्यूजन ना हो कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या है एक प्रिकॉशनरी मेजर में अपने प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस में डाल देंगे कि ये नातेदार रिश्तेदार है मेरे और ये आपके मतलब कि इस जुरिडिक्शन में जो है कारोबारी हित से रह रहे हैं और इसमें मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है। ये सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे, ये बताता है। तो शायद मैं आपके इस सवाल का जवाब दे चुका होगा। वेरी गुड। बल सदस्य सहित रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में विशेष आयुक्त के आदेश के बारे में दिया जाएगा। वेरी गुड सर। टेलीग्राम में आपने किस नेम से अपना चैनल, इसी नाम से है, लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी सर्च करिएगा। ये एक ऐसा यूनिक नाम है कि आपको सिंगल ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परिनिंदा कैसे करते हैं, क्या होता है परिनिंदा? निंदा करना क्या, आपको शर्मसार करना, सीधा सा बात है। शॉर्ट में 148 बताइए सर। शॉर्ट में 148 में क्या है? दंडों के वर्णन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में ये कहता है कि निम्नलिखित दंड आपके ऊपर शासित होंगे। सेकंड में कहता है मेजर पनिशमेंट। थर्ड में कहता है माइनर पनिशमेंट। फोर्थ में कहता है छोटे पनिशमेंट। एंड लास्ट कहता है स्पष्टीकरण की ये चीजें पनिशमेंट नहीं होंगी। काम खत्म। वेरी गुड। और एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के पास ई बुक है तो कुछ लोग आप लोगों को कमेंट करेंगे तो आप उन्हें व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से जिनके पास ई बुक है, क्योंकि जो ई बुक था उस ई बुक का पब्लिकेशन अब नहीं हो पा रहा है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए जिनके पास भी ई बुक है वो अन्य भाइयों को जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट करता है तो किसी का कमेंट भी आया हुआ था। चलिए आते हैं 146 के 6 में। अब जो है इन चीज़ों के बारे में आप ना पढ़ें, आपको सीधा सीधा सवाल 146 कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछा जाएगा। आप सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट को याद रखें, उसमें जो मेन चीज़ें हैं ओम प्रकाश जी आप उसे याद रखें। ये अंदर बहुत ज़्यादा इसमें डीप में से सवाल इसमें से नहीं बन सकते हैं, मेरा जैसा मानना है। 6 के 2 में कहता है आइदर विलिंगफुली एंड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी और थ्रू लैक ऑफ ड्यू केयर डिस्ट्रॉय और mutilate any record or document made, kept or required for the purpose of the force। अब मैं सिंपल आपको यहाँ पर एक उदाहरण से समझा दूं। जैसे कि पॉकेट मनी रजिस्टर रखा हुआ है और उसमें आपने क्या लिखा था, ड्यूटी आते समय आपने 100 रुपये एंट्री करके आया था, लेकिन क्या है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया आपके ही करने बाद। आप बाद में आए, आपको किसी प्रकार का कुछ अनहोनी जो भी हो एंड डिपार्टमेंटल चीज़ें बैठ गई और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी निकला, आप आए ऑफिस में उस 100 को 1000 बना दिए, 100 ना लगा के, दैट इज मैनिपुलेशन। तो आप इस तरह की चीज़ें आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी गई है। ये कहता है तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। जनरल सी आप इसका हेडिंग याद रखिए कि 146 का क्लॉज 6 क्या करता है, जिसमें है फॉल्सहुड और प्री फैब्रिकेशन, मतलब मिथ्या कथन आप कहते हैं या कोई चीज़ को मिथ्या गढ़ित करते हैं। तो ये चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है। उसके क्लॉजेज, उस सब क्लॉजेज को याद रखना, कोई उतना भीतर का सवाल ना पूछा जाना भी नहीं चाहिए और ना पूछेगा, ये मैं बता रहा हूँ। चलिए तो आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सारी चीज़ें। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बता दीजिए। पार्ट 2 बुक भी नहीं आएगा, आपको सारी क्वेश्चन इसे मिल जाएंगे। मोहन जी आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। वेरी गुड। तो जो लोग यहाँ पर ई बुक का डिमांड कर रहे हैं उनका नंबर भी आ रहा है कमेंट में या जहाँ पर भी हो, तो जिनके भी पास हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, उनके रिक्वेस्ट को ध्यान न रखें। मैं ओपनली आपको ये कह रहा हूँ कि ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मुझे ई बुक प्रोवाइड करा दे, तो काइंडली मैं सभी से ये कहूँगा कि आप ई बुक उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे इस मोटो को हमेशा याद रखिए। चलिए सर, आरपीएसएफ के मिनिस्ट्रियल में बैठने के लिए सर्विस कितना होना चाहिए? उस दिन भी बताया गया था 5 साल की सर्विसेज, उसमें किसी ने कमेंट भी किया था 5 ईयर सर्विसेज है रमेश जी, आप उसे देख लीजिएगा। नहीं होता है इन सब चीज़ों को तो आप ऑफिस में भी पूछ सकते हैं किसी से। अगर कोई चीज़ें डिक्लेयर नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर अब हम इस लेक्चर को रोकेंगे अपने और मिलेंगे आपके साथ कल से। यथावत जो भी जितना समय हो सकता है उन सब चीज़ों को देखेंगे।
तो आप लोगों को यहीं से विदा लूँगा आप मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना और मेरा दोनों का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर करेंगे प्रयास और अंत में सफल होंगे हम दोनों, हम सब मिल कर के साथ। इसी कोटेशन के साथ हम आज की क्लास से विदा लेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों